हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी जो हिंदी की क्लास होती है, ये शाम को 5 बजे स्पेशली किसके लिए? स्पेशली एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि एसएससी जो जीडी है, इसका पेपर जनवरी में संभावित है। जनवरी 2023 में संभावित है। 24,000 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन पड़ा है। तो पेपर हो सकता है जनवरी में, और हो सकता है नहीं, एसएससी ने कह दिया तो जनवरी में पेपर स्टार्ट ही हो जाएगा। तो 20 प्रश्न हिंदी के अब पूछे जाएंगे। पहले 25 पूछे जाते थे, लेकिन हम इस प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। शाम को 5 बजे आप हमारे साथ जुड़िए और अभ्यास करिए हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों की एसएससी जीडी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा आज का प्रश्न है, निर्देश पढ़िए 76 से 77 नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची शब्द बताने हैं आपको। चलिए, बहुत शानदार, बताइए पर्यायवाची शब्द। सेना का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए, सेना का पर्यायवाची कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिए। सर, सेना का पर्यायवाची कौन सा है? अनीक है। ये अनीक जो है, ये सेना का पर्यायवाची है। अच्छा, ये अरी किसका है? ये दुश्मन का पर्यायवाची है, शत्रु का पर्यायवाची है अरी। दुश्मन या शत्रु। तो इसका आंसर सही होगा कौन सा? आंसर सही होगा ए, सेना का पर्यायवाची कौन सा है? अनीक। अगला जवाब दीजिए। 77 नंबर जो प्रश्न है, बताइए जल्दी से। प्रसून का पर्यायवाची क्या है? प्रसून का पर्यायवाची क्या है? बताइए प्रसून का। सर, प्रसून का पर्यायवाची क्या है? ये प्रसून का पर्यायवाची शब्द है पुष्प। ये पुष्प किसका पर्यायवाची है? प्रसून का। चलिए आगे चलिए। निर्देश पढ़िए 78 से 79 नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है? विलोम शब्द। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए विलोम शब्द, बता दीजिए। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? सर, उत्थान का विलोम पतन होता है। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन। चलिए आगे चलते हैं। अभी और विलोम शब्द हैं, उनको बताइए। चलिए बता दीजिए। शीत का विलोम शब्द क्या होता है? शीत का विलोम शब्द ढूंढिए। शीत का विलोम शब्द ढूंढिए। शीत का विलोम क्या होता है? जल्दी से आपके जवाब आ जाने चाहिए। शीत का विलोम क्या होता है? सर, शीत का विलोम होता है उष्ण। शीत का विलोम क्या होता है? उष्ण। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, निर्देश पढ़िए बड़े ध्यान से। 80 से 83 नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं। तो बताइए भैया, मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं, तो बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। अब प्रश्न वही है ना प्रैक्टिस सेट में। बताइए, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, जल्दी से बताइए। ईद का चांद होना। सर, ईद का चांद होने का मतलब है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद दिखना, मतलब ईद का चांद होना। मतलब क्या है? ईद का चांद होना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए अगला हमारा मुहावरा है। बताइए, कूप मंडूक होना। कूप मंडूक मतलब कुएं का मेढक होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? यदि आपसे कोई कहता है अब क्या कुएं के मेढक ही हो, किसी से कोई सामान्य तौर पर कहावत में कहता है कि कुएं के मेढक ही रहोगे, तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कुएं के मेढक का मतलब है अत्यंत सीमित ज्ञान, क्योंकि कुएं को मेढक को कुछ नहीं पता, सिर्फ कुएं के बारे में ही पता होता है। अत्यंत सीमित ज्ञान, बहुत कम नॉलेज होना कूप मंडूक होना का सबूत है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बताइए, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। सर, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कहीं का ठौर, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ठीक है, चलिए अब बताइए, अब बता दीजिए। हमारा अगला मुहावरा, अगली लोकोक्ति है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। बताइए, बता दीजिए इस प्रश्न का जवाब। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका सही जवाब क्या है? क्या है सही जवाब? सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। इसका सही जवाब होगा आंसर डी, सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपका जवाब। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा इसे जूम कर लूँ। ठीक है, अब बताइए। यहाँ पर आपको बारीकी नज़र रखनी है, क्योंकि ये वाले वाक्य गलत होते हैं। यहाँ आपको जीडी के प्रैक्टिस में, सेट में, अगर हिंदी में कहीं दिक्कत आएगी तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य में आएगी। यहाँ पे ज़रा सावधानी पूर्वक काम करिए, शुद्ध अशुद्ध वाक्य को सावधानी पूर्वक पढ़िए। 84 से 85 नीचे दिए गए शुद्ध वाक्य को ढूंढना है। 3 अशुद्ध हैं, एक शुद्ध है, शुद्ध वाक्य को ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं, चलिए हम लोग एक साथ ढूंढते हैं कहाँ गलती है। पहले आप ढूंढ लीजिए, कोशिश करिए, कौन सा वाला शुद्ध है, कौन सा वाला अशुद्ध है। ढूंढिए, ढूंढिए जल्दी से। चलिए मैं बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ा पानी पड़ गया। कहोगे सर ये तो शुद्ध लग रहा, नहीं इसमें गलती है। अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, अमरीकी नहीं अमेरिकियों होना चाहिए, अमरीकियों नहीं अमेरिकियों। ठीक है, तो ये अमरीकियों गलत लिखा है, इसलिए ये पहला तो सर गलत है। ठीक है, दूसरे पर चलो। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। तो सर ये हो सकता है सही, होल्ड पे रखो, होल्ड पे रखो, आगे चलो। वो है स्त्री वैध्यता का जीवन बिता रही, दुखी स्त्री वैध्यता का जीवन बिता रही है। वैध्यवता जानते हैं, वैध्यवता, दुखी स्त्री जरूरी है वैध्यवता का जीवन बिताए। वैध्यवता का मतलब है जिसका पति की मृत्यु हो गई हो, जिसका पति ना हो, जिसके पति की मृत्यु हो गई हो। वैद्य, विधवा, विधवा से बना वैध्यता, भाववाचक संज्ञा है। तो वह जो दुखी स्त्री है वो इसका जीवन बिताएगी, वैध्यता का जीवन। ये गलत है, हर दुखी स्त्री ऐसा जीवन थोड़ी नहीं बिताती है, गलत है सी वाला। मैं सपरिवार सा आनंदित हूँ, मैं सपरिवार का मतलब है मैं परिवार सहित सा आनंदित, आनंदित सहित हूँ, मैं परिवार सहित आनंदित सहित हूँ। डी वाला भी गलत। सही कौन सा है? बाजार का साप्ताहिक अवकाश, सॉरी, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। आंसर सही होगा बी। आंसर कौन सा सही होगा? बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए अगला प्रश्न, बताइए अगले प्रश्न पर बताइए, इसमें कौन सी शुद्ध और कौन से अशुद्ध ढूंढना है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, एकत्र भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। बताइए,
बता दीजिए, बताइए कौन सा सही है, बताइए। चलो तो मैं आपकी हेल्प कराता हूँ, ढूंढिए। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए ध्यान से, देखिए कहाँ से शुरुआत करें। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। अच्छा, इसमें तो कोई गलती दिख नहीं रही है, आगे बढ़ते हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। एकत्रित भीड़, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। एकत्रित भीड़ जय जयकार नहीं करेगी, हाहाकार मचेगा भीड़ जहां ज्यादा होगी, जय जयकार तो हो ही नहीं सकती। गांधी जी चरखा चला रहे थे, ये भी ठीक लगता है। एक एक तो बी वाला तो हम लोगों ने काट लिया। एक एक करके प्रत्येक छात्र, एक एक और प्रत्येक ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आने चाहिए। डी वाला भी गलत। बी, ए और सी देखिए, ए और सी देखिए। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, गांधी जी चरखा चलाते थे। ये मुझे दोनों ठीक लग रहे हैं, ये दोनों सही हैं, यहाँ एक होना चाहिए था। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, ये भी ठीक है, और सी भी ठीक है। यहाँ दो आंसर सही होंगे, ए और सी। पहले वाले में कोई गलती है ही नहीं, कोई भी गलती नहीं है। और सी भी सही है, गांधी जी सर चरखा चलाते थे, सही है। चलिए निर्देश पढ़िए। 86 से 88 नीचे दिए गए वाक्यों में क्या बताना है भैया। यहाँ वाक्यों में रिक्त स्थान है, उसे भरिए। खाली स्थान को भरना है, भरिए भैया, खाली स्थान को भर दीजिए। कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से, स्वयं ही मार्ग से क्या है, स्वयं ही मार्ग से क्या है, स्वयं ही मार्ग से अनभिज्ञ है। खुद ही उस अनभिज्ञ का अर्थ है उसे खुद ही मार्ग का पता नहीं है, उसे मार्ग के रास्ते के बारे में, जिस रास्ते के बारे में उसे पता नहीं है उसके बारे में बता रहा है, वह अनभिज्ञ है, कैसे मार्गदर्शन करा सकता है। चलिए आगे चलिए। हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से क्या होता है, मुखमंडल से होता है, प्रकाशित होता है, उल्लसित होता है, विकसित होता है, या क्या होता है। मुखमंडल से क्या होता है, मुखमंडल से जल्दी बताइए। मुखमंडल से उल्लसित होता है, दिखता, प्रकाशित नहीं, उल्लसित, उल्लास का भाव आता है। जैसे हमारे विचार होंगे चेहरे पर हाव भाव वैसे ही दिखाई पड़ेगा, उल्लसित होता है, प्रकाशित नहीं। चलिए, किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके 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 खाली स्थान से किस प्रकार गौड़ नहीं होता। तो किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके कथ्य से किसी प्रकार का गौड़ नहीं होता, उसके कथ्य से, उसके कथ्य से किसी प्रकार का गौड़ नहीं होता। कथ्य का मतलब जानते हैं, कथ्य का अर्थ है पर्सनल अनुभव। व्यक्ति ने जो अपने अनुभव से कोई बात बोली है उसे कथ्य कहते हैं। तो किसी रचना में, कोई भी रचना के शिल्प के महत्व उसके कथ्य से किसी प्रकार के गौड़ नहीं होते। उसका अपना अनुभव, उसका अपना अनुभव किसी से गौड़ नहीं होता, अर्थात किसी से छोटा नहीं होगा। खुद का यदि अनुभव है तो वो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो गौड़ नहीं है। गौड़ का मतलब है उसकी श्रेष्ठता खत्म हो जाती है, नहीं। खुद के अनुभव जो आपको मिलते हैं ना, वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ कथ्य भरा जाएगा। टफ था, थोड़ा कठिन था, मैं मानता हूँ, कठिन था प्रश्न। चलिए बताइए, नीचे दिए गए वाक्यों में अनुरूप त्रुटि, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि वाला ढूंढना है भैया, ढूंढो।
ये भी चैलेंजिंग होते हैं क्वेश्चन, एसएससी जीडी में आते हैं। जितना ज़्यादा ऐसे प्रश्नों के साथ समय बिताओगे, मैं तभी तो प्रैक्टिस सेट लगाने को बोलता हूँ, उतना अच्छा है। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। भिखारी की दशा से कहाँ गलती है बताओ, इस वाक्य में कहाँ गलती है, जल्दी से बताइए। भिखारी की दशा से, भिखारी की दशा से नहीं, भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई। भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई। आंसर बी सही है, वी में गलती है, त्रुटिपूर्ण ढूंढना है, त्रुटिपूर्ण ढूंढना। एक और ढूंढिए कहाँ गलती है। संस्मरण, ये कठिन है आपके लिए। संस्मरण, लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। विस्मरणीय, सर देखो, संस्मरण होते हैं जिन्हें याद रखता है वो संस्मरण, तो विस्मरणीय तो इसका विलोम है संस्मरण का विस्मरण। जैसे मैं कहूँ मैं आकाश में गया था, वहाँ पृथ्वी मिली थी, तो भैया आकाश का पाताल पृथ्वी एक दूसरे के विलोमार्थी हैं, और दोनों विलोमार्थी कैसे आ जाएंगे। तो संस्मरण जहाँ यूज हुआ है वहाँ विस्मरण नहीं आना चाहिए, है ना। विलोमार्थी शब्द एक दूसरे के क्यों हैं। तो विस्मरण क्षणों में घटनाओं का, यहाँ विस्मरण क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा, तो यहाँ गलती है, विस्मरण में गलती है। दूसरी बात, घटनाओं का नहीं, क्षणों होना चाहिए। घटनाओं का मतलब क्या होता है, जो घटित हुआ है, तो ये घटनाएं शब्द यूज नहीं होना चाहिए। एक होना चाहिए क्षण, मूवमेंट, इनमें से एक होना चाहिए, एक से काम चल रहा है, और यहाँ विस्मरण नहीं होना चाहिए। संस्मरणों के क्षणों का लेखा जोखा अंकित करता है, ये होना चाहिए। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और यही आंसर है बी। मैं कोई आंसर ऐसे ही नहीं बता देता हूँ, एनालिसिस करके बताता हूँ, ठीक है। आपका एक नंबर एग्जाम से आपको एक नंबर कम आया तो बाहर कर सकता है, इसलिए मैं एक एक प्रश्न को बड़ी सटीकता से और बड़े ही सर्च के साथ बताता हूँ। चलिए, 96 से 94 नीचे दिए गए शुद्ध वर्तनी बताओ, कौन सी शताब्दी ठीक लिखी है, बता पाओगे? क्या आप बता पाओगे शताब्दी शब्द कौन सा सही लिखा है? कौन सा शताब्दी सही लिखा है? सर, जो ऑप्शन डी में लिखा है शताब्दी, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, शताब्दी। बहुत शानदार। चलिए, एक और वर्तनी बता दीजिए फिर। बताइए, त्रिदोष कौन सा ठीक है? त्रिदोष कौन सा ठीक है बताइए, कैसा लिखा जाएगा त्रिदोष? आंसर जल्दी आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। त्रिदोष कैसा लिखा जाएगा? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सर, जो त्रिदोष है ना, जो ऑप्शन सी में लिखा है ऐसा लिखा जाएगा त्रिदोष। जो ऑप्शन सी में लिखा है वैसा लिखा जाएगा त्रिदोष। चलिए आगे चलते हैं, बताइए औद्योगिकीकरण कैसे लिखा जाएगा? औद्योगिकीकरण कैसे लिखा जाएगा बताइए, औद्योगिकीकरण कैसे लिखा जाएगा? औद्योगिकीकरण, 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 तो कौन सा वाला सही है? पढ़िए, 2-3 बार प्रोनाउंसिएशन करिए, उच्चारण आपको समझ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। औ की मात्रा लगेगी, ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा सही है? ऑप्शन बी। रट लेना, ये शब्द एग्जाम में रिपीट होते हैं। एक बार गलत हो जाएं, लेकिन दोबारा से जब आपके ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आए, आंखों के सामने से गुजरें, तो ये गलत ना हो प्रश्न, इन पे नज़र रखना। बहुत बढ़िया। बस कुछ प्रश्न और बचे हैं, 3-4। बताइए, 97 से 98 नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा? 97 से 98 बताइए, अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? अन्वय का संधि विच्छेद बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। अन्वय का संधि विच्छेद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर, अनु प्लस अय। कौन सा होगा? अनु प्लस अय। ऑप्शन सही होगा ए, अनु प्लस अय। कौन सी सर संधि है अन्वय में? यड़ संधि है। अन्वय में कौन सी संधि है?
यड़ संधि। चलिए बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए सदैव में कौन सी संधि है? बता दीजिए, सदैव में कौन सी संधि है? सर सदैव में कौन सी संधि है? तो इसमें अलग बात है, सदैव में सर वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। लेकिन इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अब ये बताइए। संधि विच्छेद क्या होगा, अब ये बताइए। संधि विच्छेद ऑप्शन जल्दी से, कौन सा होगा सदैव का संधि विच्छेद? सर ऑप्शन सही होगा सी, सदा धन एब। सदा धन एब सदैव में वृद्धि स्वर संधि है, ऑप्शन सही होगा सी। चलिए 99 से 100 नीचे दिए गई रचनाओं बतानी है। 99 और 100 दो प्रश्न बचे हैं। बहुत बढ़िया जवाब है, दो प्रश्न बचे हैं। उर्वशी किसने लिखी है? उर्वशी किसने लिखी है? मैंने आपसे कहा ये दो लोगों ने लिखी है, ये जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, दोनों ने, और दोनों ऑप्शन में आ गए, तो दोनों होंगे इसके आंसर। ऐसे प्रश्न का नंबर सबको मिलता है। जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर भी ने लिखी है। अब कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सबको नंबर मिलेगा। एक प्रश्न के दो आंसर आ जाएं तो सबको नंबर मिलता है, ये तो आपको पता है ना, बेसिक बात है। आखिरी प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। अंधेर नगरी किसने लिखा है? पढ़ा था ना बचपन में, 7th क्लास में अंधेर नगरी एक नाटक था। अंधेर नगरी किसने लिखा है? सर अंधेर नगरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक है। किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ऐसे ही अभ्यास करते रहिए। आज का मॉडल पेपर हमारा समाप्त हुआ। बताइए आज का मॉडल पेपर कैसा लगा, और ये भी बताइए आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए, ये ज़रूर बताइए। देखिए कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जितने प्रश्न सही हो जाएं एक लकीर ऐसे खींच दिया करिए, ऐसे जितने सही हों, गलत हों तो एक गलत का चिन्ह। फिर बाद में काउंट कर लिया करिए कि कितने आपके प्रश्न सही हो गए हैं, ठीक है। और हमें बताया ज़रूर करिए, बताया ज़रूर करिए कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी समय बेहतरीन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।